सन 1947 में बरसग़ीर की तक़सीम के नतीजे में पाकिस्तान ने बरतानवी इस्तेमार से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन बाद-अज़ां पाकिस्तान अमरीका के ज़ेर असर आ गया। इसकी बुनियादी वजह तक़सीम हिंदुस्तान का मूजिब अटलांटिक मुआहदा बना, जिसमें बरतानिया ने अमरीकी बालादस्ती को तस्लीम कर लिया था। 18वीं सदी से 20वीं सदी के वस्त तक दुनिया के कई इलाकों में दौलत बरतानिया की हुकूमत रही। इस दौरान अक़वाम को महकूम बनाने के लिए नौआबादियाती सियासी निज़ाम नाफिज किया गया। इस अहद ने बरतानिया समेत मगरबी यूरोप को इक़्तिसादी क़ुव्वत बनाया और इक़्तिसादी खुशहाली के बाद साइंसी दरियाफ्त और इजादात का नया दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि उस दौर की इब्तिदा भी बंगाल से चुराई गई दौलत से हुई। इक़्तिसादी लूटमार के बरतानवी वर्ल्ड ऑर्डर को दूसरी आलमी जंग के आगाज़ पर ही शिकस्त हो गई थी, क्योंकि अमरीका इस जंग में शामिल होने से पहले ही अपना वर्ल्ड ऑर्डर मनवाने में कामयाब हो गया था। बरतानिया की कमज़ोर इक़्तिसादियात को अमरीका की जदीद अस्करी क़ुव्वत ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमरीका ने बरतानिया को एक मुआहदे से फ़तह कर लिया और साथ में माबाद नौआबादियाती निज़ाम के अमरीकी तसव्वुरात की बुनियाद रख दी। अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल के दरमियान अगस्त सन 1941 में बहरे ओकियानूस में खुफिया मुलाकात हुई। इस मुलाकात से जंग में शरीक जर्मन, रूस, जापान और दीगर ममालिक लाइल्म रहे। दुनिया की नई ताकत का फैसला बहरे ओकियानूस में हो गया। इस मुलाकात में बरतानिया को मुआहदा अटलांटिक पर दस्तखत करके आलमी जारादारी से दस्तबरदार होना पड़ा और नौआबादियाती रियासतों में इस्तेमारी तसल्लुत के खात्मे की सुबह तुलू हुई। मुआहदा अटलांटिक के तहत माबाद जंग दुनिया में अमरीकी ऑर्डर नाफिज करने का फैसला हुआ। ये मुआहदा जहां अफ्रीकी अक़वाम के लिए सुबह नौ साबित हुआ, वहीं हिंदुस्तान में बरतानिया की 200 साला सियासी और इक़्तिसादी जबर के अहद के खात्मे का बाइस भी बना। मुआहदा अटलांटिक ने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीकों को नई क़ुव्वत बख्शी और बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ 2 सदियों से जारी मुज़ाहमत में तेज़ी आई। विंस्टन चर्चिल की किताब सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ग्रैंड अलायंस में मुआहदा अटलांटिक की तफसीलात दर्ज हैं। ये किताब 1950 में शाया हुई थी। इस खुफिया मुलाकात में तय पाने वाले इस मुआहदे का अहवाल रूज़वेल्ट की किताब एज ही सा इट में भी मिलता है। ये किताब सन 1946 में पहली बार शाया हुई और 1 साल बाद बम्बई से इसका इंडियन एडिशन शाया हुआ। 40 की दिहाई में अमरीका सऊदी अरब से मुआहदा करके मशरिक़ वुस्ता में तेल के ज़खायर की खोज के लिए अपनी बालादस्ती कायम कर चुका था और अब यूरोप और एशिया और अफ्रीका में कायम बरतानवी कॉलोनीज़ का खात्मा करना चाहता था। इस खुफिया मुलाकात के दौरान बरतानवी एम्पायर पर अमरीकी सदर रूज़वेल्ट ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सदर रूज़वेल्ट ने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए बरतानिया को मसनूई रुकावटें हटाना होंगी और इक़्तिसादी इजारादारी के मुकाबले पर मार्केट में मुसाबकत का माहौल पैदा करना नागुज़ीर है। लिहाजा बरतानवी एम्पायर के तिजारती मुआहदात अब ख़त्म होंगे। इन्हीं मुआहदात की वजह से हिंदुस्तान और अफ्रीकी अवाम समेत मशरिक़ की नौआबादियात के बाशिंदे पसमानदगी का शिकार हैं। आलमी जंग के खात्मे के बाद अमन तभी मुमकिन है जब आज़ादाना तिजारत होगी। चर्चिल ने अमरीकी सदर को जवाब दिया कि बरतानिया एक लम्हे के लिए भी अपना एम्पायर खो देने को तैयार नहीं है। बरतानवी वज़रा की तय करदा तिजारती शराइत ही राज रहेंगी। इसी तिजारत ने बरतानिया को अजीम तर बनाया है। चर्चिल को कायल करने के लिए रूज़वेल्ट ने वाज़ेह किया कि बरतानिया के कुछ वज़रा नौआबादियाती ममालिक से खाम माल की शक्ल में दौलत समेटने की पॉलिसी की हिमायत करते हैं। ताहम इस दौलत के इवज़ नौआबादियाती मुल्क के अवाम को कुछ भी नहीं दिया जाता। अब हमें 20वीं सदी की ज़रूरियात के तहत नया मनसूबा राज करना होगा, जिसके तहत इन ममालिक में सनती तरक्की हो, ताकि खाम माल की सूरत में इन ममालिक से हासिल किए गए वसाइल के इवज़ मज़कूरा सहूलियात की सूरत में इन ममालिक को दौलत वापस की जाए। चर्चिल समझ गया कि रूज़वेल्ट का इशारा हिंदुस्तान की जानिब है। कहते हैं कि तब चर्चिल को भी मालूम हो चुका था कि अब अमरीकी बालादस्ती के तहत आलमी अमन के तसव्वुरात राइज होंगे। चर्चिल ने एतराफ़ किया कि कुछ ही अरसे बाद बरतानवी नौआबादियाती पॉलिसी एक मुर्दा बतख होगी और बरतानिया की आलमी तिजारत पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी एक मुर्दा बतख होगी। अमरीका से मुकाबला करने के बरतानवी अज़ाइम भी एक मुर्दा बतख साबित होंगे। अमरीकी सदर रूज़वेल्ट हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल और बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी के लिए कायल भी थे। चुनाचे रूज़वेल्ट का तसव्वुर था कि हिंदुस्तान को दौलत मुश्तरका का मेंबर बनाया जाना चाहिए। मेंबर बनने के 5 या 10 साल के बाद हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत का हिस्सा रहने या मुकम्मल आज़ादी का फैसला करने के काबिल हो जाएगा। इस गुफ्तो शुनीद का इख्तिताम एक मुआहदे की दस्तावेज़ की तैयारी पर हुआ और फिर दोनों सरबराहान ममलिकत ने इस दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। चर्चिल ने मुआहदा अटलांटिक का इब्तिदाई मसवदा अमरीकी सदर को भिजवाया, जिसका उन्वान जॉइंट एंग्लो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स था। इस मुआहदे के रूह से दोनों ममालिक जुग्राफियाई या किसी दूसरे तरीके से अपनी ताकत बढ़ाने की जुस्तजू नहीं करेंगे। दोनों ममालिक लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक तर्ज हुकूमत चुनने के हक़ का एहतराम करते हैं और लोगों के इन खुद मुख्ताराना हुकूक और लोगों की अपनी हुकूमत की बहाली के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्हें जबरी तौर पर सलब किया गया। दोनों ममालिक मौजूदा शराइत का एहतराम करते हुए छोटी बड़ी शिकस्तखोर्दा फ़तहयाब तमाम रियासतों तक दुनिया की तिजारत और उस खाम माल तक रसाई देने की भरपूर कोशिश करेंगे जो इनकी इक़्तिसादी खुशहाली के लिए दरकार है। बरतानिया और अमरीका ऐसे अमन की ख्वाहिश करते हैं जो समंदरों में हर किस्म की हिफाजत के लिए काम करे।
صدر روزویلٹ اور وزیر اعظم چرچل کے درمیان اس معاہدے کی ہر شق پر تفصیلی بحث ہوئی۔ 12 اگست 1941 کو اس معاہدے کو حتمی شکل دی گئی۔ 12 اگست کو ہی سابق سوویت یونین کے صدر جوزف اسٹالن کے نام روزویلٹ اور چرچل نے ایک مشترکہ خط لکھا جس میں اس معاہدے سے متعلق انہیں آگاہ کیا گیا، اور 14 اگست 1941 کو اس معاہدے پر باقاعدہ دستخط کر دیے گئے۔ ہندوستان میں چونکہ برطانوی راج کے خلاف تحریک پہلے ہی شدت اختیار کر چکی تھی اور ہندوستانی کامل آزادی کا نعرہ بلند کر چکے تھے، چنانچہ معاہدہ اٹلانٹک میں شامل تیسری شق کا ہندوستان میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تاہم برطانوی پارلیمان میں معاہدہ اٹلانٹک کے تناظر میں ہندوستانی مستقبل پر مباحثہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ چرچل نے یہ تاثر دیا کہ معاہدہ اٹلانٹک کا اطلاق ہندوستان پر نہیں ہوگا، بلکہ برطانوی پارلیمان میں تقریر کے دوران ہندوستان کی آزادی کے خلاف نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے، جس پر بعد ازاں ہندوستان میں سخت رد عمل ہوا۔ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد امریکہ نے معاہدہ اٹلانٹک پر عمل درآمد کے لیے برطانیہ پر مسلسل دباؤ ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بندی کے 2 برس بعد ہی برطانیہ کو ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ یہاں کی آزادی کی تحریکوں کو سبوتاژ کرنے اور کامل آزادی کے مطالبات کے برعکس برٹش پارلیمان میں فروری سن 1947 میں تقسیم ہند کا قانونی مسودہ منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ آزادی ہند کے قانونی مسودے پر برطانوی پارلیمان میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کی ہونے والی تقاریر کو جمع کیا گیا، جس کے مطابق پارلیمان میں برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے یہ بیان دیا کہ ہندوستان چھوڑنے کے لیے برطانیہ کے پاس کم وقت ہے۔ چنانچہ برطانوی استعمار گریٹ گیم کے تحت ہندوستان کی کامل آزادی کے مطالبات کے برعکس تقسیم ہند کر کے چلا گیا۔ معاہدہ اٹلانٹک کے تحت تو برطانیہ ہندوستان چھوڑنے کا پابند تھا، لیکن تقسیم کے بعد اس خطے میں نئے سیاسی و اقتصادی مسائل نے جنم لیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیکورٹی اسٹیٹس میں تبدیلی کے لیے برِ صغیر کی 2 ریاستیں قومی بجٹ کا کثیر حصہ دفاع پر خرچ کرنے پر مجبور ہیں، اور مذہب کی بنیاد پر ہونے والی اس تقسیم نے دونوں ممالک کو مزید گروہیت اور فرقہ واریت میں تقسیم کیا ہے۔ یوں تقسیم ہند کے بعد اس خطے میں برطانیہ کی جگہ امریکی حاکمیت قائم ہوگی، اور جس مذہبی اور سیاسی تصورات کے تحت آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس بٹوارے پر آمادہ ہوئی تھی، آج یہی تصورات شدت پسندی کے فروغ اور اس خطے کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ آج ان دونوں ممالک کو اپنے سیاسی تصورات کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا اور عالمی استعماریت کے حربوں کا شکار ہونے سے اپنی قوم کو بچانا ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔